yesterday we were discussing something about Carnot heat engine and today we're gonna discuss about the refrigeration part. कल हम जो कार्नोट इंजन को देख रहे थे उसमें हमने देखा कि किस तरह से 4 साइकिल्स हैं, 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम कार्नोट हीट इंजन को डिज़ाइन करते हैं. कार्नोट हीट इंजन के लिए हमने ये भी देखा कि एफिशिएंसी क्या आएगी, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 एंड यू नो द अदर फार्मूला इज 1 माइनस Q2 अपॉन Q1. सो दोनों फार्मूलाज जो हैं मैथमेटिकली सभी इक्वेशंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई सा भी यूज़ हो सकता है. नाउ कार्नोट इंजन के लिए हम एक बार फिर से देखते हैं. हमने कहा ये एक प्रोसेस है जिसको हमने साइक्लिक प्रोसेस है जिसको इस डायरेक्शन में फॉलो करते हुए यहाँ तक किया है एंड देन रिवर्स डायरेक्शन में इसको यूँ किया है. कार्नोट हीट इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसमें किसी तरह का हीट लॉस इंक्लूड नहीं किया गया है. एक आइडियल हीट इंजन को अगर रिवर्स डायरेक्शन में किया जाए, एक हीट इंजन जो कि आइडियल है, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर साइक्लिक प्रोसेस है, उसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे देन इट कैन वर्क एज ए रेफ्रिजरेटर. व्हाट डज मीन? अगर मैं इस पूरी प्रोसेस में जो साइकिल है, एरो देखिए आप, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है. अगर मैं इन एरो के साइंस को जस्ट अपोजिट कर देती हूँ देन इट बिकम्स रेफ्रिजरेटर. दैट मीन्स दिस एंड दिस. अब इसका मीनिंग क्या हुआ उसको हम देखते हैं. व्हाट डज इट मीन कि मैंने साइकिल्स को सबको एरो को बढ़ा दिया है, रिवर्स कर दिया है. उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? कार्नोट इंजन में हमने कल देखा, हम कार्नोट हीट इंजन को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक हीट इंजन को इस तरह से डिनोट किया जाता है. आप इस तरह से ड्रॉ कर दें. यहाँ पर लिखिए हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर, हीट रिजर्वायर हाई टेम्परेचर, और क्योंकि हम T1 टेम्परेचर की बात करते हैं देन यू कैन राइट T1. दिस इज अ स्टैंडर्ड वे. आप कार्नोट हीट इंजन को इस तरह से भी शो कर सकते हैं या किसी भी हीट इंजन को इस तरह से शो कर सकते हैं. सो दिस इज हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1. यहाँ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q1 ली जाती है. आप इसे कुछ भी कह सकते हैं. आई एम सेइंग Q1. और कार्यकारी पदार्थ को, वर्किंग सब्सटेंस को हम इस तरह से गोला बनाकर उसमें डैश डैश करके शो कर सकते हैं. और दिस इज वर्क डन W. So this is W, work done. और remaining amount of heat यानी कि Q1 minus W, remaining amount of heat जिसे हम Q1 minus W भी कह सकते हैं या एक दूसरी हीट से भी डिनोट कर सकते हैं Q2, वो डिपॉजिट होती है इनटू सिंक. और सिंक को भी हम ठीक इसी तरह से शो कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर जिसमें हम कहें हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर और आई एम सेइंग हीट रिजर्वायर एट temperature T2. So this is a heat engine. अब अगर ये कार्नोट हीट इंजन है और क्योंकि कार्नोट हीट इंजन इस कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में किया जा सकता है और जब इसे अपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है तो इट बिकम ए रेफ्रिजरेटर. अब इस रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब हुआ? यानी कि सिमिलर हीट इंजन है. मैंने क्या किया, इसमें सारी प्रोसेस को अपोजिट कर दिया. अब आपके सामने वापस से मैं ड्रॉ कर रही हूँ हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर यानी कि हीट रिजर्वायर एट T2 टेम्परेचर. यहाँ से अब वर्किंग सब्सटेंस क्या कर रहा है? हीट ले रहा है. साइकिल को अपोजिट करने का मतलब, पहले तो यहाँ से हीट ली जा रही थी, वर्क डन बाय द सिस्टम था एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ Q2 डिपॉजिट की गई. साइकिल को अपोजिट करने का मतलब हुआ कि नाउ व्हाट द मैकेनिज्म बीइंग डन, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 लिया जा रहा है और लेने के लिए एक वर्क किया जा रहा है एक्सटर्नली. एक एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है जिसकी वजह से एक Q2 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब हो रहा है फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. एक बॉडी जो कि लो टेम्परेचर पर है, जिसका टेम्परेचर T2 है विच इज लेस देन T1, वहाँ से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 लिया जा रहा है और इसको लेने के लिए एक एक्सटर्नल वर्क W हो रहा है. और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट यानी कि Q1 एक हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर पर डिपॉजिट हो रही है. दिस Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W. ये आपको साउंड डिफरेंट कर सकता है
बट दिस इज Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W। और ये है हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर को डिपोजिट हो रही है। क्या ये बात आपको अच्छी लगती है सुनने में? क्या आपको लगता है ये ठीक है, ऐसा हो सकता है? Am I audible? आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, मैंने क्या कहा, हम एक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं और रेफ्रिजरेटर कंप्लीट अपोजिट साइकिल ऑफ हीट इंजन होता है। एक हीट इंजन Q1 हीट लेता है, W वर्क करता है और Q2 हीट डिपोजिट कर देता है। जबकि एक रेफ्रिजरेटर क्या करता है, उस पर एक एक्सटर्नल वर्क W किया जाता है और W करने से वो लो बॉडी टेम्परेचर, लोअर जो टेम्परेचर है, उसे सर्टेन अमाउंट ऑफ Q2 लेता है और Q2 लेने के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W डिपोजिट कर देता है। एनी क्वेश्चन? अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं कर लूंगी। एनी क्वेश्चन? मैम यस। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के क्या मतलब है? रेफ्रिजरेटर वही जो आप जानते हैं, रेफ्रिजरेटर एक ऐसी बॉडी होती है जो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। चीज़ों को कूलिंग करने के लिए जो ये सब सिस्टम काम में आता है उसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ये रेफ्रिजरेटर वही है जो आप अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो आपका रेफ्रिजरेटर क्या करता है, एक एक्सटर्नल वर्क W किया जाता है वर्किंग सब्सटेंस पर, और वर्किंग सब्सटेंस पे एक्सटर्नल वर्क W करने से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ली जाती है। कहाँ से? कूलर बॉडी से, जो कि बॉडी है, और डिपॉजिट की जाती है इनटू ए हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। नाउ क्योंकि एग्जाम्पल सिमिलर है आपका, जो घरों में अपने रेफ्रिजरेटर यूज़ करते ही होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि वर्किंग W, ये W कहाँ से आता है? आप जो रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें W क्या है? जो उसको करंट कहते हैं वो यस से जो एनर्जी मिलती है ना, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, यस उससे डेफिनेटली। उसको वर्क यस, सो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो W है वो है आपका, जो आप वर्क करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाउ Q2, ये Q2 कहाँ से लिया जाता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से? वर्किंग सब्सटेंस से। नहीं, ये Q2 अमाउंट, ये हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर T2, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कौन सा इन्वायरमेंट है? हीट रिजर्वायर लोअर टेम्परेचर जो फ्रीजर में लगा, फ्रीजर का खुद का, फ्रीजर नहीं, फ्रिज का खुद का, फ्रिज का जो अंदर का इन्वायरमेंट है, दैट इज हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर। आप जो उसमें सब्सटेंस रखते हैं अपने फ्रिज के अंदर, जो भी सब्सटेंस रखते हैं, जो भी खाने या से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपने रखी हुई है, तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स का, उन सभी थिंग्स का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, तो वहाँ से हीट इजेक्ट की जाती है। सो हीट रिजर्वायर एट लो टेम्परेचर क्या है? रेफ्रिजरेटर के अंदर का एनवायरमेंट, वहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ Q2 हीट ली जाती है, और ली किसके द्वारा की है? उसके लिए वर्क कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। अब थर्ड बात, ये जो Q1 अमाउंट ऑफ हीट है वो कहाँ डिपॉजिट होता है? जो उसके बैक पे लगा होता है, पीछे बैक जैसे में गर्म लगा होता निकलता है। है। तो हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 क्या हो गया? आपका रूम का एनवायरमेंट। ओके, यस। सो जो रूम का एनवायरमेंट है वो आपके लिए हीट रिजर्वायर कांस्टेंट टेम्परेचर T1 हो गया है। एनी डाउट? किसी तरह का कोई डाउट है इसमें? इज दिस ओके? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़े। यस मैम। ओके, सो यहाँ आप लोगों के लिए एक सवाल है मेरी तरफ से। अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर, घर के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल के रख देंगे, तो क्या रूम का टेम्परेचर कम हो सकता है? आज हाँ आज नहीं यस बताना है, मैम। आज नहीं बताना है इसको, यू हैव टू टेक टाइम फॉर थिंक।
मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको कि अगर आप अपने घर का दरवाज़ा रेफ्रिजरेटर का ओपन करके रख देंगे तो क्या उससे आपके रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसके लिए कुछ मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स ये है, एक रेफ्रिजरेटर के लिए हम एफिशिएंसी की बात नहीं करते हैं, एक हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, जिसको आपको पता है नीटा, और नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट की। सो आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट, W अपॉन Q1। हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी की बात होती है, बट एक रेफ्रिजरेटर के लिए बात होती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, COP, या वर्क परफॉर्मेंस, या कोफिशिएंट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, COP। और इसको जानने के लिए कितना वर्क किया गया एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 लेने के लिए, यानी कि जो मेन चीज़ है वो है Q2, मतलब Q2 को इजेक्ट किया जा रहा है और उसके लिए कितना वर्क आपने किया है, दिस डिवाइडेड बाय W। ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सो हीट इंजन के लिए हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, बट एक रेफ्रिजरेटर के लिए COP की बात की जाती है, Q2 अपॉन W। नाउ यहाँ पर W क्या है, W यहाँ से इक्वेशन से नजर आ रहा होगा, once again Q2 upon Q1 minus Q2. So Q2 upon Q1 minus Q1. This is coefficient of performance एक रेफ्रिजरेटर के लिए। एक हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी 100% मैक्सिमम हो सकती है। एक रेफ्रिजरेटर के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस शुरू ही 100% से ज़्यादा होता है। सो अगर एक रेफ्रिजरेटर का COP 1 से कम है तो दैट इज नॉट ए गुड रेफ्रिजरेटर। उसका क्या फिजिकल मीनिंग हुआ, मैथमेटिक्स में क्या मीनिंग हुआ, कि जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है, हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है इस हीट को इजेक्ट करने के लिए, अगर दोनों बराबर हैं तब तो इसकी वैल्यू 1 होगी, बट अगर हमें W ज़्यादा करना पड़ रहा है और Q2 कम इजेक्ट हो रहा है तो COP की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, एंड दैट रेफ्रिजरेटर इज नॉट ए गुड रेफ्रिजरेटर। हमने एफिशिएंटली रेफ्रिजरेटर डिज़ाइन नहीं किया है। अगर इसकी COP 1 से ज़्यादा है तभी रेफ्रिजरेटर एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर हुआ, अदरवाइज ये नहीं होगा। COP आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो अब आपको COP पता है, एफिशिएंसी पता है, और मेरा दिया गया क्वेश्चन पता है कि अगर आप अपने रूम का फ्रिज का दरवाज़ा ओपन करके रख देंगे तो क्या रूम का टेम्परेचर कूल हो जाएगा या नहीं होगा, आपको सोचना है। और कुछ और सवाल भी हैं आपके जो यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम एक दिन क्वेश्चन आंसर वाली क्लास लगा लेंगे, एंड वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ओके, और इसके साथ ही कुछ और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं आपके जो कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड हैं। मम्मी टीवी बंद कर दो ना। नो, अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है तो हम थोड़ा मूव करते हैं आगे की तरफ। और सेकंड टॉपिक, कार्नोट थ्योरम। सो कार्नोट थ्योरम इज अनदर। एक बात बताइए, कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 कैलकुलेट करने के लिए, क्या सबका कैलकुलेट हो गया था? मैंने आपको कहा था यस मैम। वर्क निकालना है। यस मैम। ओके, लेट मी टेक द नेम्स। मनीषा, ये नो किसके लिए आया है आपका आंसर? नो किसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पर? आपने ट्यूशन किया था, कोई ट्यूशन नहीं किया संबंध। ओके 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 ओके। शीतल, आपने कर लिया ये 1 माइनस T2 अपॉन T1 किस तरह से आता है एफिशिएंसी? यस मैम। शाइना, शाइना, यस मैम, कर लिया। ओके। सो ये साथ के साथ चलना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है कि सवाल नहीं करना है। ओके, अर्पिता आप आज कर लीजिएगा, कल कार्नोट हीट इंजन का हो गया था। एंड बाय द वे आई विल आल्सो अपलोड दिस क्लास ऑन यूट्यूब। ओके सर, लेट्स मूव अदर टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज कार्नोट
थ्योरम। कार्नोट थ्योरम के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को मैं आपको सिर्फ बोलकर एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी सी कि आप क्या गेन करते हैं। हम बात कर रहे हैं कार्नोट थ्योरम की। कार्नोट थ्योरम के दो स्टेटमेंट हैं। अपना माइक ऑफ कर लीजिए। कार्नोट थ्योरम। माइक किसका ऑन है? प्लीज इसको म्यूट कर लीजिए। शाइना, शाइना अपने माइक को म्यूट करो। शाइना माइक म्यूट करो अपना। ओके, सो कार्नोट थ्योरम के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कार्नोट कहते हैं कि अगर हम दो हीट इंजन की बात करें, लाइक दिस इज वन हीट इंजन। अगर हम दो हीट इंजन की बात करें जो कि सेम टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हैं, T1 और T2, दो हीट इंजन हैं, दोनों सेम टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में काम कर रहे हैं, लेकिन एक तो रिवर्सेबल हीट इंजन है और दूसरा इरिवर्सेबल हीट इंजन है। एक रिवर्सेबल हीट इंजन और दूसरा इरिवर्सेबल हीट इंजन है, दोनों सेम टेम्परेचर्स के बीच में काम कर रहे हैं। यानी कि एक हीट इंजन में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं हुआ है और दूसरे हीट इंजन में कुछ लॉसेस हो रहे हैं। सो अगर इस तरह के दो हीट इंजन हैं तो उन दोनों हीट इंजन्स में से एफिशिएंसी जो होगी वो रिवर्सेबल हीट इंजन की ज़्यादा होगी। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हम दो हीट इंजन की बात कर रहे हैं, एक रिवर्सेबल है और दूसरा इरिवर्सेबल है। रिवर्सेबल होने का मतलब किसी भी तरह की कोई लॉसेस नहीं है और इरिवर्सेबल होने का मतलब कुछ लॉसेस हैं। तो कार्नोट कहते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम है तो भी एफिशिएंसी रिवर्सेबल हीट इंजन की ज़्यादा होगी। वाइल यू सी, जो फॉर्मूला कार्नोट ने दिया है नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, यहाँ पर कोई और फैक्टर इफेक्टिव नहीं है, यहाँ सिर्फ टेम्परेचर है। तो अगर दोनों हीट इंजन का टेम्परेचर सेम है तो भी एफिशिएंसी जो है रिवर्सेबल हीट इंजन की ज़्यादा होगी। क्लियर? ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? ओके, सो अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। इसकी प्रूफ की बात करें उससे पहले दूसरा स्टेटमेंट और देख लेते हैं। सो दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि अगर दो हीट इंजन हैं, दोनों ही रिवर्सेबल हैं, दो हीट इंजन हैं और दोनों ही रिवर्सेबल हैं, बट जो वर्किंग सब्सटेंस है वो डिफरेंट है, W डिफरेंट है। वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंस है, वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है। अगर वर्किंग सब्सटेंस डिफरेंस है तो भी दोनों की एफिशिएंसी सेम होंगी। दो हीट इंजन है, दोनों ही रिवर्सेबल हैं, वर्किंग सब्सटेंस सेम है, सॉरी डिफरेंट है, तो भी दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। सो ये दो का स्टेटमेंट है जो कार्नोट ने दिए। लेट्स प्रूव वन बाय वन। दोनों स्टेटमेंट्स को हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए लेट मी ड्रॉ अगेन हीट इंजन। एक बार फिर से हीट इंजन ड्रॉ करते हैं। आप लोग अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर रहे हैं ना? आप लोग अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर रहे हैं ये? यस मैम। अच्छा, आप लोगों का बीच में कोई सवाल हो ना तो उसे अनम्यूट करके मुझे बताया कीजिए। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अभी शाइना ने कुछ लिखा है। शाइना, ये क्या है? शाइना, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, जरा बोलिएगा इसको, बाकी स्टूडेंट्स भी सुने। यस मैम, रेफ्रिजरेटर से तो CFC निकलती है, तो वो O2 से है ना, वो क्रिया करके CO2 बनाती है बार बार, तो CO2 से तो टेम्परेचर बढ़ता है। शाइना, ये दूसरी बात हो गई ना। अभी अपने आप को म्यूट कीजिएगा। ये दूसरी बात हो गई, CF से निकलती है या नहीं निकलती है। द थिंग इज, हम अभी जो थर्मोडायनेमिक्स में बात कर रहे हैं वो हीट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हीट किस फॉर्म में निकलती है दैट इज अनदर थिंग।
अब CFC निकलती है या नहीं निकलती है, वो लोग आप बताइएगा। क्या कोई गैस इस तरह से निकलती है, या उस रेफ्रिजरेटर की वर्किंग क्या होती है? अब रेफ्रिजरेटर की बात आई है तो इंटरेस्टिंग सी बात आई है, और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, उठ रहे हों कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। तो आप उसे पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू भी। अदरवाइज यूनिट 2 में इसकी थोड़ी डिटेल में बात होगी, जहां हम रेफ्रिजरेटर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ओके, अभी के लिए फिलहाल वापस से हम कार्नोट थ्योरम में आते हैं और फिर से एक हीट इंजन ड्रॉ करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हीट इंजन को इसी तरह से ड्रॉ करना है आपको। एक आप हीट रिजर्वायर बनाएंगे, और कार्नोट कह रहे हैं कि 2 हीट इंजन है हमारे पास, एक दोनों ही टेम्परेचर T1 और T2 पे काम कर रहे हैं। सो आप यहाँ लिखेंगे T1 हीट रिजर्वायर एट T1 टेम्परेचर, हीट रिजर्वायर एट T2 टेम्परेचर। वंस अगेन एक वर्किंग सब्सटेंस हमारे पास, थ्योरम को प्रूव करना है। वर्किंग सब्सटेंस Q1 हीट, ये जो हीट इंजन है वो ले रहा है, दिस इज Q1, और W वर्क सर्टेन कर रहा है, और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 डिपॉजिट कर रहा है इनटू सिंक। लेट्स से दिस इज ए रिवर्सेबल हीट इंजन, और इस रिवर्सेबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हो जाएगी W अपॉन Q1। सो आई कैन से नीटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। सो मैंने कहा एफिशिएंसी हो रही है W अपॉन Q1। दिस इज रिवर्सेबल हीट इंजन। तो क्योंकि रिवर्सेबल हीट इंजन है तो हम नीटा के नीचे लगा देते हैं R फॉर रिवर्सेबल। ओके, so this is R for reversible। ना दूसरा हीट इंजन है जिसकी बात हो रही है, जो कि इरिवर्सेबल है, वो भी टेम्परेचर T1 पे काम कर रहा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। अब ये हीट सेम होगी या अलग होगी? इस हीट को सेम होना चाहिए, सेम। आर यू श्योर इसकी सेम होगी? इरिवर्सेबल नो मैम। इरिवर्सेबल हीट इंजन है, टेम्परेचर T1 और T2 सेम है, और दोनों ही जो है एक सर्टेन वर्क कर रहे हैं W, बट ये जो हीट है वो डिफरेंट है। दिस इज Q1 डैश, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ली जा रही है, उसे W वर्क किया जा रहा है, दोनों का वर्क सेम है, और अनदर अमाउंट ऑफ हीट Q2 डिपॉजिट की जा रही है, और इसको हमने Q1 डैश कहा है तो हम इसको Q2 डैश कहेंगे। अब एफिशिएंसीज अलग अलग हो गई ना, नीटा R तो ये हो गई जो कि रिवर्सेबल हीट इंजन की है, एंड नाउ नीटा IR इरिवर्सेबल, I फॉर रिवर्सेबल, अनुत्क्रमणीय हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है नीटा IR, और उसको हम कहेंगे यहाँ से W अपॉन Q1 डैश, W अपॉन Q1 डैश। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि मैम बोलिए। मैम Q1 अगर दोनों में सेम होते तो क्या दोनों की वो एफिशिएंसी सेम आती, रिवर्सल होने के बाद भी? अगर यहाँ पर Q1 भी सेम हो जाता तो ये हीट इंजन जो है रिवर्सेबल वैसे ही हो जाता, मैं उसे इरिवर्सेबल क्यों कह रही हूँ? फिर इरिवर्सेबल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सर्टन अदर लॉसेस हैं, जिसकी वजह से जो अमाउंट हीट जो है Q1 जो लिया गया है और जो दिया गया है वो डिफरेंट है देन दिस वन अमाउंट। जितनी हीट यहाँ ली जा रही है और जितनी हीट दी जा रही है, जब ये अलग होगी तभी वो इंजन जो है, हीट इंजन जो है, इरिवर्सेबल होगा। और मेनली इरिवर्सेबल हीट इंजन का क्या मतलब है? अगर मैं इस इंजन को अपोजिट डायरेक्शन में करूँगी तो इट विल नॉट बी ए रेफ्रिजरेटर। अब मैं यहाँ पर साइन अपोजिट कर दूँ, यानी कि Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट ली जाए, W वर्क किया जाए, तो ये जो Q1 डैश अमाउंट जो है यहाँ पर वो डिपॉजिट नहीं होगा। सो रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल हीट इंजन में मेन डिफरेंस ये है कि रिवर्सेबल हीट इंजन में अगर सारे एरोस को मैं अपोजिट कर दूंगी तो इट विल बिकम ए रेफ्रिजरेटर,
बट इरिवर्सिबल हीट इंजन में अगर मैं सारे एरोज को अपोजिट कर दूं तो इट विल नॉट बिकम ए रेफ्रिजरेटर। और अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैंने Q1 को सेम कर दिया तो आप भी देख रहे हैं डायग्राम वाइज इट विल बिकम ए रिवर्सिबल हीट इंजन। ओके, लेट्स से कि कार्नोट थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम कहते हैं, जो कि कह रहा है जब भी मैथमेटिक्स में हम किसी थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसका अपोजिट स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हैं। यानी कि कार्नोट कहते हैं कि एफिशिएंसी नीटा आर शुड बी ग्रेटर देन नीटा आई, नीटा आर विल बी हाई देन नीटा आई आर, ये कार्नोट कहते हैं। और अगर हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो हम इसका अपोजिट ट्रू मान लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर, नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर। ओके, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, तो हमने बोला नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर। अब नीटा आर को लिखते हैं, नीटा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q1, this is W upon Q1 is less than W upon Q1 dash। मैं चीज़ों को इधर से उधर ले जाती हूँ, Q1 डैश को इधर लेकर जाऊँ या Q1 को इधर लेके जाऊँ, बट वन थिंग आई विल गेट, जरा देखिएगा क्या मैं सही लिख रही हूँ, 0 ग्रेटर देन Q1 माइनस Q1 डैश। क्या मैं लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मैं लिख सकती हूँ Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0। तो दिस अमाउंट ऑफ हीट, ये Q1 माइनस Q1 डैश इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, दिस इज समथिंग विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव अमाउंट ऑफ हीट है। अगर हम ऐसा कह रहे हैं एफिशिएंसी जो है नीटा आर लेस देन है नीटा आई आर, रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी कम है इरिवर्सिबल हीट इंजन से। तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमारे पास एक चीज़ निकल कर आती है Q1 माइनस Q1 डैश इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नाउ जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि रिवर्सिबल हीट इंजन को हमेशा ही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो इट विल बिकम ए रेफ्रिजरेटर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक इस हीट इंजन को, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसको मैं एक रेफ्रिजरेटर बना रही हूँ। ओके, और रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए मैंने ये एरोस गायब कर दिए इनके और कहा अब ये एक रेफ्रिजरेटर है और रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, इस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क W जो है किया जा रहा है और W वर्क करने से के बाद एक Q1 अमाउंट ऑफ हीट डिपॉजिट किया जा रहा है इनटू सोर्स। अब ये सिंक हो गया है इसके लिए और Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट किया जा रहा है। ओके ओके एवरीवन, हमने क्या किया वो आपको समझ में आया? और यहाँ पर Q2 क्या हो जाएगा, Q2 है Q1 माइनस W। ये सिंपल, क्योंकि हमने उस हीट इंजन को बदला था तो हीट इंजन में भी ये Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W था और रेफ्रिजरेटर में भी ये Q1 माइनस W होगा। यहाँ पर Q2 डैश हो जाएगा Q1 डैश माइनस W। ना हम क्या करें, जैसा कि अभी अभी एक सवाल था जिसमें आपने दो हीट इंजन को बात करी और दोनों हीट इंजन को आपस में जोड़ दिया। एक हीट इंजन का टेम्परेचर T1 और T2 था, दूसरे का हीट इंजन का टेम्परेचर T2 T3 था। अभी अभी जो न्यूमेरिकल पूछा था देवाक्षी ने, उसमें हमने दो हीट इंजन को आपस में जोड़ा था। तो अब हम क्या करें, हमारे पास एक हीट इंजन है जो कि इरिवर्सिबल है और दूसरा हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है, और रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ने का क्या मतलब हुआ, देखिए दोनों ही सिंक का टेम्परेचर कितना है T2, तो आई कैन डू वन थिंग, ये जो सिंक है उसको मैं सेम कर दूं, यानी कि
सिंक्स को मैंने सेम कर दिया, यानी कि दोनों ही टेम्परेचर T2 पर हैं, तो मैंने दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब हुआ कि दोनों आपस में ऐड हो गए हैं। इसी तरह से ऊपर सोर्स का टेम्परेचर सेम है, दोनों को सेम कर दिया। नो वर्क का क्या किया, ये एक हीट इंजन है जो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क हमें उससे मिल रहा है W। इस वर्क को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर। डिड यू गेट, हमने क्या किया, हमने ये जो वर्क है जो कि ये हीट इंजन कर रहा है जिससे हमें मिल रहा है, उस वर्क को हमने यूज कर लिया इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। अब इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमने वर्क यूज कर लिया। अब देखते हैं नीचे क्या क्या हो रहा है चीजें। तो अब हमारे पास एक कंबाइंड सिस्टम बन गया है। कंबाइंड सिस्टम में हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर है और एक हीट इंजन है। अब इस कंबाइंड सिस्टम में हम देखते हैं कि कितनी हीट जो है लोअर बॉडी टेम्परेचर से ली जा रही है और कितनी हीट हाई टेम्परेचर बॉडी को दी जा रही है। सो इससे कितनी अमाउंट, यस मैम लास्ट वाला पार्ट थोड़ा रिपीट कर देना। देखिए हमारे पास एक रिवर्सेबल इरिवर्सेबल हीट इंजन है जो कि हमें वर्क W दे रहा है। उस W का हमने क्या किया, उस W को हमने एक रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए काम में ले लिया। ये हो गया W। सो ये जो W है वो यहाँ काम आ गया। अब हमें देखना है कि ये जो कंबाइंड सिस्टम है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर यानी कि सिंक से कितना टेम्परेचर ले रहा है और कितना टेम्परेचर हायर टेम्परेचर बॉडी को दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कितना हो रहा है और उसको होने में कितना वर्क किया गया है। तो अब कंबाइंड सिस्टम के लिए हम देख रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से लिया जाएगा। अब लेने के लिए आप देख रहे हैं साइंस आप सारे देख रहे हैं। अगर आप साइंस को देखें, जितने भी साइन यहाँ बने हुए हैं उनको देखें हम, Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली जा रही है, Q2 डैश अमाउंट ऑफ हीट डिपॉजिट की जा रही है। तो ये तो ली गई और ये डिपॉजिट की गई, तो जो ली गई है दैट इज माइनस जो दी गई, यानी कि Q2 माइनस Q2 डैश, ये अमाउंट जो है हीट की जो है लोअर बॉडी टेम्परेचर से अब्जॉर्ब हो रही है। एम आई राइट? साइन को देखिएगा, हमने कहा ये अमाउंट ऑफ हीट ली जा रही है और ये अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, तो लेने वाली अमाउंट कितना हो जाएगा, Q2 माइनस Q2 डैश। और Q2 क्या है, Q1 माइनस W और Q1 डैश माइनस W। अगर मैं इक्वेशन में पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q1 डैश। इतनी अमाउंट ऑफ हीट लोअर बॉडी टेम्परेचर से ली जा रही है। ये जो हीट है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर से ली जा रही है। ऊपर कितनी दी जा रही है, ऊपर देने के लिए आप देख रहे हैं साइन देख रहे हैं, ये जो अमाउंट है एरो का साइन, दैट मीन्स ये हीट डिपॉजिट की गई है और इस एरो का मतलब है ये हीट ली जा रही है। तो ऊपर कितनी ली गई, ऊपर लेने के लिए आपको क्लियरली दिख रहा है कितनी हीट ली जाएगी। वंस अगेन वहां पर आ जाएगा Q1 माइनस Q1 डैश, ये कॉमा लगाया मैंने यहाँ पर, दिस इज Q1 माइनस Q1 डैश। सो ओवरऑल लोअर बॉडी टेम्परेचर से Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट ली गई और इतनी ही हीट ऊपर वाली बॉडी को ट्रांसफर हो गई। सो हम क्या कर रहे हैं, एक लोअर बॉडी टेम्परेचर से Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं और ऊपर वाली बॉडी को Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। नाउ कैन यू टेल मी इसमें कितना वर्क किया गया है इस पूरी प्रोसेस को होने में? 0। एवरीवन क्लियर, ये 0 जिसने भी बोला है, आर यू एग्री? इसमें हमने कोई भी कार्य नहीं किया है, ये इतना अमाउंट ऑफ हीट हम ले रहे हैं लोअर बॉडी से और इतना अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। यस मैम। सबको ये बात क्लियर है? जरा सा भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, क्योंकि इसके बाद के जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी प्रूफ नहीं हो पाएगा अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो। एनीवन, किसी को भी कोई डाउट? मधु, एनी डाउट?
ओके, सो हमने देखा कि Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हैं और Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है। ऐसा फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक लोअर बॉडी टेम्परेचर से आप हीट लें और हायर बॉडी टेम्परेचर को हीट ट्रांसफ़र कर दें बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो एज पर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम एक लोअर बॉडी टेम्परेचर से हीट लें और उतने ही अमाउंट ऑफ हीट बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के डिपॉजिट कर दें इनटू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। और one more thing which is more important, Q1 minus Q1 dash is a positive quantity of heat. अगर ये नेगेटिव होती तो ऑब्वियसली हाई, नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। नाउ ये जो Q1 माइनस Q1 डैश अमाउंट जो हीट है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये नेगेटिव होती तो नेगेटिव होने का मतलब अब हम हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट ये क्वांटिटी पॉजिटिव है विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने क्या माना, नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर। दैट मीन्स जो हमारा अजम्पशन था उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो ठीक नहीं था एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स। दैट मीन्स हमारा जो अजम्पशन है इट इज़ रॉन्ग, ये गलत अजम्पशन है। हमने कहा नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। सो अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए? स्टेटमेंट शुड बी राइट, नीटा आर इज ग्रेटर देन नीटा आई आर, यानी कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज़्यादा आनी चाहिए। While the working temperature are same, T1 and T2. Is this clear to everyone? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यस मैम। चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट यस, और कोई मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैम यस मैम मुझे रेफ्रिजरेटर में सिंक कौन सा है, T1 ताप वाला है? मुस्कान, मुझे आपकी वॉइस नहीं आई। रेफ्रिजरेटर में सिंक T1 वाला है क्या मैम? देखिए, सिंक और सोर्स, इसको बोलने के बजाय अगर आप ये बोलेंगे कि हीट रिजर्व एट हाई टेम्परेचर या हीट रिजर्व एट लो टेम्परेचर, वो एक बेटर है, क्योंकि सोर्स और सिंक तो आपस में रिलेटिव चीज़ें हैं। सिंक तो डिपॉजिट होने वाले के लिए बात की जाती है, तो एक रेफ्रिजरेटर के लिए हम बात करें तो उसके लिए सोर्स क्या है? उसके लिए सोर्स हीट रिजर्वायर एट कोल्ड बॉडी है, क्योंकि वो वहाँ से हीट ले रहा है। और रेफ्रिजरेटर के लिए सिंक क्या हो गया? हीट रिजर्वायर एट हाई टेम्परेचर। सो ये जो टर्म है थोड़ी रिलेटिव टर्म है, उसको यूज़ करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखें, आप रेफ्रिजरेटर के लिए बात कर रहे हैं या फिर एक हीट इंजन के लिए बात कर रहे हैं। कोई भी मुझे स्क्रीन शेयर करें और दिखाएं आपकी कॉपी में आप क्या बना रहे हैं, क्या डायग्राम्स बना रहे हैं। लेट मी सी। कौन शेयर कर रहा है? प्रियंका, आप शेयर कर रहे हैं? मैम शेयर करना ही नहीं आ रहा स्क्रीन। प्रियंका, एक दिन मैंने आपको सिखाया था कैसे शेयर करते हैं। आप का पास जो भी आप कोई भी और स्क्रीन ओपन करेंगे वो दिखाई देगी आपके फ़ोन में, जो भी स्क्रीन ओपन करेंगे वो दिखाई देगी। अब अगर आप फोटो ओपन कर देंगे तो वो दिखाई देगी, या फिर आप अपना कैमरा यूज़ कर लीजिए फ़ोन का। यस, प्रियंका दिखाई दे रहा है।
यस, ये ठीक है, आपने ठीक ठीक बनाई हैं चीज़ें। यस, काफ़ी क्लियर है। सो एवरीवन, ये बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी स्टैंडर्ड वे है, उसी को फॉलो करना है। ओके प्रियंका, स्टॉप प्रेजेंटिंग। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? No, ma'am. नो मैम। माइक आ रही है मैम। ओके। सो एक पार्ट आपने देखा कि कार्नोट थ्योरम का एक पार्ट हमने कैसे प्रूव किया। मम्मी थोड़ा सा, थोड़ी देर की बात और है। अभी दूसरे पार्ट के लिए हमने क्या बोला था, दोनों ही रिवर्सेबल हैं, दोनों ही हीट इंजन रिवर्सेबल हैं, बट वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है। और वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है और दो हीट इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, तो भी उनकी जो एफिशिएंसी है वो सेम होगी। वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, एफिशिएंसी उनकी सेम होगी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उसको मैम वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग होने का मतलब क्या है, आप थोड़ा बता। वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग हीट इंजन में अलग अलग वर्किंग सब्सटेंस होता है। जैसे कुछ हीट इंजन स्टीम पर काम करते हैं, तो स्टीम इंजन के लिए जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो वाटर होगा। कोई अदर टाइप का मैकेनिकल इंजन हो सकता है जिसके लिए एक पर्टिकुलर गैस हो सकती है जो कि वर्किंग सब्सटेंस होगी, तो उसके लिए कोई कोई भी गैस जो होगी वो वर्किंग सब्सटेंस होगी। तो दो वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग हो गए ना। तो फिर वर्क भी अलग अलग होएगा। ओके मैम। वर्क सेम होगा, लेट्स से वर्क इज सेम। तो वो जो क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, आपके पास एक हीट इंजन था जो कि रिवर्सेबल है, दूसरा हीट इंजन है वो भी रिवर्सेबल है, दोनों के लिए क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा, T1 T2 T1 T2। अमाउंट ऑफ हीट जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वर्क सेम है तो डजेंट मैटर, दोनों की जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सेम डिफरेंट होगी, यानी कि फिर से Q1 Q2 Q1 डैश Q2 डैश। नाउ द थिंग इज, अब ये वाला हीट इंजन जो है वो भी रिवर्सेबल है, तो इस वाले हीट इंजन को भी हम रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। डिड यू गेट? पहले में और इसमें क्या डिफरेंस है, पहले हमारे पास ये ही रिवर्सेबल हीट इंजन था, अभी हमारे पास ये वाला हीट इंजन भी रिवर्सेबल है, तो हम इसको भी अपोजिट करेंगे तो वो एक रेफ्रिजरेटर बन जाएगा। या तो हम इसको अपोजिट करें या इसको अपोजिट करें, एक बार में किसी एक को अपोजिट करेंगे तो दूसरा हीट इंजन रिवर्सेबल है तो वो बन जाएगा रेफ्रिजरेटर। अब इस थ्योरम के पार्ट को प्रूफ करने के लिए एक बार तो आप ये मानेंगे कि नीटा आर, यहाँ पर जो एफिशिएंसीज होंगी वो होगी नीटा आर आर डैश, क्योंकि दोनों ही रिवर्सेबल है तो हम लिखेंगे नीटा आर डैश। एक हीट इंजन की एफिशिएंसी नीटा आर है, दूसरे हीट इंजन की एफिशिएंसी नीटा आर डैश हो जाएगी। एक बार तो हम ये माने नीटा आर इज लेस देन नीटा आर डैश, नीटा आर इज लेस देन नीटा आर डैश, सेम है, देखिए बस यहाँ पर आई का डिफरेंस है, सेम हो जाएगी चीज। सो अगर हम ऐसा माने नीटा आर इज लेस देन नीटा आर डैश, और ये पूरी कंप्लीट जो मैथमेटिक्स अभी हमने की है वो करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, नो नीटा आर कैन नॉट बी लेस देन नीटा आर डैश, जैसे कि अभी अभी हमें मिला नीटा आर इज नॉट लेस देन नीटा आई आर। सिमिलर तरीके से हम करेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा फिर से। तो ये चीज़ गलत होगा, ये कैसा नहीं हो सकता, तो हम चीज़ों को बदल दें। अब हम क्या लें, नीटा आर इज ग्रेटर देन नीटा आर डैश, बट उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसमें भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नीटा आर डैश कैन नॉट बी लेस देन नीटा आर। तो ना तो नीटा आर छोटा हो सकता है ना नीटा आर डैश छोटा हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, बोथ शुड बी इक्वल, so neta r should be equal to neta r dash. Is this clear? नो मैम, वापस से देखते हैं। देखिए अभी अभी हमने इस थ्योरम को समझा,
इस थ्योरम ने हमें कहा था नीटा आर इज लेस देन नीटा आई आर। थ्योरम का दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ आई की जगह पर क्या आ जाएगा, आर डैश। बात वही कह रहे हैं। और आर डैश करके हमने क्या किया, ये जो हीट इंजन है इसको रेफ्रिजरेटर बना दिया और इसके साथ जोड़ दिया। पूरी प्रोसेस वापस से करेंगे तो हमें फिर से वही स्टेटमेंट मिलेगा कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q1 ली जा रही है और हाई टेम्परेचर पर डिपॉजिट हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमने कहा नीटा आर इज लेस देन नीटा आर डैश, ये एक स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। नीटा आर इज ग्रेटर देन नीटा आर डैश। उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए अब हमें क्या करना है, इस हीट इंजन को तो हीट इंजन ही बने रहने देना है और इस वाले हीट इंजन को क्या कर देना है, रेफ्रिजरेटर बना देना है। पहले हम इसको रेफ्रिजरेटर बना रहे थे, इसको हीट इंजन रहने दे रहे थे। अभी क्योंकि दोनों रिवर्सेबल हैं तो किसी को भी रेफ्रिजरेटर बनाया जा सकता है, तो अब हम इसको रेफ्रिजरेटर बना देंगे और इसको हीट इंजन ही रहने देंगे। अगर हम वैसा वैसा कर देंगे ऐसा, तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, जो कि फिर से एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सो दोनों ही तरीक़ों से हमें गलत स्टेटमेंट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि कोई एक ज़्यादा है। अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही बराबर हैं। आप लोग इसे करके देखिएगा। आपको ये चीज़ समझ में आई ना? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? ट्राई द सेकेंड पार्ट आल्सो। ओके एवरीवन, आपको सेकेंड पार्ट ट्राई करना है इसका। ओके मैम। कौन कौन ट्राई करेगा? चैट बॉक्स में ओके लिखिए। अभी करें मैम या फिर बाद में? अभी ये बाद में कीजिएगा आप लोग। अभी तो मैं एक छोटा सा असाइनमेंट और आपको दे देती हूँ, क्योंकि अगर आपको पहला ओके समझ में मैम। आ गया है तो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी प्रूफ कर लेंगे। देखिए, पहले को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी अपने आप प्रूफ हो जाएंगी चीज़ें। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्विकली कर लेते हैं ताकि आपको असाइनमेंट मिल जाए फॉर अ वीक। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हैं ही हैं, उसके साथ में एक और एडिशनल वर्क आपके पास में आ जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, जो कि ये तो बताता है कि हीट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू समथिंग। इंटरनल एनर्जी हीट क्या करती है, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, बट ये नहीं बताता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जो डायरेक्शन है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीखना पड़ता है। अगर आप एक रॉड को गर्म करेंगे, रॉड के एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा, बिकॉज हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एक हाई बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी टेम्परेचर की तरफ। तो हीट का ट्रांसफॉर्म हायर बॉडी टेम्परेचर से लो बॉडी की तरफ तो होता है, बट लो बॉडी से हायर बॉडी की तरफ होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस केस में होगा, उसी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है केल्विन एंड प्लांक का स्टेटमेंट, केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम देखते हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं नो प्रोसेस इज पॉसिबल, ये स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं। कैल्विन स्टेटमेंट है नो प्रोसेस इज पॉसिबल
whose sole result is transfer of heat. Sole result is conversion of heat into work. ये क्लॉसियस कैल्विन एंड प्लैंक का स्टेटमेंट है विच सेज नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is conversion of complete heat into work. एक वर्ड और हम लगा देते हैं complete heat into work. ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का. सेकेंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस का और क्लॉसियस सेज no process is possible whose sole result is transfer of heat from a body of low temperature to a body at high temperature. ओके सो दोनों स्टेटमेंट आपने देखे. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is conversion of heat into complete heat into work. Clausius statement says no process is possible whose sole result is transfer of heat from a body of low temperature to a body at high temperature. ये दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए है, दूसरा स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर के लिए है. स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहते हैं आपस में. क्लॉसियस स्टेटमेंट कह रहा है, आपकी अभी कोई क्लास है इसके बाद में? कैन वी टेक 11:30 से. ओके, कैन आई टेक 5 मिनट मोर? यस मैम. Yes, ma'am. सो केल्विन एंड प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं कि अगर हमारे पास एक हीट इंजन है जो कि T1 टेम्परेचर पे काम कर रहा है, T1 एंड T2 टेम्परेचर के पास काम कर रहा है, सो कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी जिसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया जाए और उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू वर्क. दैट मीन्स W इज इक्वल टू Q1. W इज इक्वल टू Q1 होने का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी हीट जो है डिपॉजिट नहीं की जा रही है इनटू सिंक, क्योंकि पूरा का पूरा हीट जो है कन्वर्ट हो गई है इनटू वर्क. सो केल्विन एंड प्लैंक सेज कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि जो पूरा का पूरा हीट है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू वर्क. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा पॉसिबल. अच्छा, इस स्टेटमेंट में एक चीज़ आ रही है, नो प्रोसेस. सो नो प्रोसेस कौन सी है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे नहीं है जिसमें कि हीट को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू वर्क. सो ये जो है ये पॉसिबल नहीं होगा. ये हीट इंजन के लिए स्टेटमेंट है. अगर हम ऐसा हीट इंजन बनाना चाहें जिसमें कंप्लीट हीट को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू वर्क, तो ये एज पर क्लॉसियस स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा. क्लॉसियस क्या कहते हैं, यानी कि और अदर वे में हम क्या कह सकते हैं कि सिंक का होना बहुत ज़रूरी है. सिंक जरूर से होना चाहिए. सिंक का होना ज़रूरी है. सिंक नहीं होगा तो हीट इंजन काम नहीं कर सकता है. दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस का स्टेटमेंट. उसने कहा नो प्रोसेस इज पॉसिबल. नो प्रोसेस मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नॉट पॉसिबल जिसमें क्या हो, लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का ट्रांसफ़र हो रहा हो. यानी कि हाई टेम्परेचर बॉडी यानी कि T1, T2 और T1 के बीच हीट का ट्रांसफ़र हो रहा हो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के. यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम यहाँ पर एक वर्किंग सब्सटेंस रख दें और वो वर्किंग सब्सटेंस बिना किसी काम के, इसको कुछ भी काम ना करना पड़े और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 ले ले और Q2 लेकर Q1 में डिपॉजिट कर दे और इसी अमाउंट ऑफ हीट Q2 को डिपॉजिट कर दे इनटू ए हाई टेम्परेचर बॉडी. यानी कि ये जो है
Q2 यहाँ से ले रहा है और Q2 ही डिपॉजिट कर रहा है एक बॉडी को जिसका टेम्परेचर है हाई. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये क्लॉसेस कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. ऐसा होने के लिए बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल वर्ब W किया जाए. अगर W नहीं किया जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है. एवरीवन क्लियर? हमने दो स्टेटमेंट देखे सेकंड Yes, ऑफ ma'am. थर्मोडायनेमिक्स के. दोनों स्टेटमेंट्स को हमने देखा. केल्विन क्या कहते हैं, क्लॉसेस क्या कहते हैं. आपकी बुक में लंबी लंबी बात हो सकती है इसके लिए, बट ये स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है. नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result, सोल मतलब कंप्लीट रिजल्ट, इज कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट हीट इनटू वर्क, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड कन्वर्जन ऑफ हीट. सो दोनों स्टेटमेंट्स को हमने देखा. एक हीट इंजन के लिए है, एक रेफ्रिजरेटर के लिए है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को एक अभी अभी काम मिला जिसमें अपने कार्नोट थ्योरम के सेकंड पार्ट को प्रूव करना है. मैंने बताया उसको कैसे करना है. आपको दो हीट इंजन डिज़ाइन करने हैं. एक को नीटा आर कह दीजिएगा, दूसरे को नीटा आर डैश कह दीजिएगा. एक बार एक को रेफ्रिजरेटर बनाना है, दूसरे को हीट इंजन ही रहने देना है. दूसरी बार में दूसरे को रेफ्रिजरेटर बनाना है और पहले को हीट इंजन रहने देना है. और दोनों की एफिशिएंसीज को देखिएगा क्या आता है. ठीक इसी तरह से आप इन स्टेटमेंट्स को भी प्रूव कर सकते हैं. कैसे करेंगे? हमारे पास दो स्टेटमेंट है. एक स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो ये है. एक हीट इंजन इसी तरह का हो सकता है. कैसा? यहाँ पर आप W होगा ही होगा और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट Q2 जो है वो डिपॉजिट होगा ही होगा. दिस इज ट्रू. और इधर से क्लॉसेस क्या कहते हैं, ऐसा होना ज़रूरी है. ये Q2 नहीं होगा, ये यहाँ पर Q1 होगा. ये सही स्टेटमेंट है. अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए एक बार तो आप, अगर आपको केल्विन स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो केल्विन स्टेटमेंट को गलत मान लीजिएगा. लेट्स से कि केल्विन झूठ बोलते हैं. वी कैन ऑलवेज डिज़ाइन ए हीट इंजन जिसके लिए पॉसिबिलिटी है Q1 इज इक्वल टू W और Q2 हो जाएगा 0. ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है. और क्लॉसेस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लॉसेस स्टेटमेंट क्या है? क्लॉसेस स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि हम एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाएं तो उसके लिए W होना ज़रूरी है. नाउ दिस इज़ अ हीट इंजन, दिस इज़ अ रेफ्रिजरेटर. आप दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं. देखिए हमने कहा केल्विन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी कि एक ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल है जिसके लिए कि कंप्लीट हीट जो है कन्वर्ट हो जाए इनटू वर्क. अब ये एक हीट इंजन है, ये एक रेफ्रिजरेटर है. एज पर क्लॉसियस लॉ दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो कंबाइंड सिस्टम है उसको एक रेफ्रिजरेटर की तरह देखिएगा. क्या जो रेफ्रिजरेटर बना है वो रेफ्रिजरेटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसा कि क्लॉसियस ने कहा है? अगर वो क्लॉसियस की तरह काम नहीं करता है, मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है अगर हम केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट को गलत मानते हैं तो. अगर हमने एक स्टेटमेंट को गलत माना तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता है. सो दिस इज वाई केल्विन स्टेटमेंट इज ट्रू. इसी तरह से क्लॉसियस स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो अज्यूम क्लॉसियस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाना पॉसिबल है जिसके लिए आप बिना किसी वर्क के हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ ये क्लॉसियस स्टेटमेंट को रॉन्ग करते हुए एक रेफ्रिजरेटर बनाया आपने. यहाँ पर एक हीट इंजन है जो कि केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट से ट्रू है. दोनों को जोड़ दीजिएगा और अब देखिएगा क्या एक हीट इंजन बना है और वो हीट इंजन ठीक उसी तरह से काम करता है क्या जिस तरह से केल्विन एंड प्लांक ने कहा है. इफ यू फाइंड कि केल्विन एंड प्लांक के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, दैट स्टेटमेंट गोज रॉन्ग. दैट मीन्स व्हाट इज द अजम्पशन? Clausius statement we assume it is wrong, so it cannot be possible, so the Clausius statement is also true. अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई है वो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं.
सबको बात समझ में आ गई? एवरीवन, एक बार और एक्सप्लेन करना है। आपको ये दोनों स्टेटमेंट प्रूफ करने हैं। प्रूफ करने के लिए एक बार आपको क्या करना है, केल्विन और प्लैंक के स्टेटमेंट को गलत मान लीजिएगा कि ये गलत है। हम एक ऐसा हीट इंजन बना पाएंगे जो कि बिना पूरी हीट को कन्वर्ट कर देगा इनटू वर्क, और ये सही है। अब इन दोनों को सही, गलत और सही मानकर जो भी आप रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन बनाए उनको आपस में जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद जो रेफ्रिजरेटर बने उसको देखिएगा क्या वो ठीक उसी तरह से काम करता है जैसा कि क्लॉसेस ने बोला है। वो उस तरह से काम नहीं करेगा। तो अगर काम नहीं करेगा तो मतलब क्लॉसेस स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो अगर हम केल्विन स्टेटमेंट को गलत मानते हैं तो क्लॉसेस स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, जो कि नहीं हो सकता। दैट इज वाई केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड, अगर हमें क्लॉसेस स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो आप क्या करें, इसे गलत मान लीजिए कि ये गलत है और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सही है। अब इसको सही और इसको गलत मानते हुए जो सिस्टम बने उनको आपस में जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप देखिएगा जो हीट इंजन बना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक हीट इंजन बनेगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद एक रेफ्रिजरेटर बनेगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो हीट इंजन बने उसको देखिएगा क्या वो हीट इंजन ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से कि केल्विन ने कहा है। आपको मिलेगा नहीं, वो हीट इंजन उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से केल्विन एंड प्लैंक ने कहा है। दैट मीन्स इट विल आल्सो गो रॉन्ग। तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत हो जाता है। दैट मीन्स हमारा अजम्पशन जो है वही गलत है, यानी कि ये सही होना चाहिए जिससे कि ये भी सही हो। आप लोग करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें ताकि पता चले कि आपको ये जो प्रोसेस है हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर की वो कितनी क्लियर हुई है। एनी क्वेश्चन? मैम तो अभी ये आप लोगों को करना है और मंडे की क्लास में आप भी लोगों में से कुछ लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको, और उस एक्सप्लेनेशन के बाद में आपके कुछ न्यूमेरिकल जो रह गए हैं उनको भी हम देख लेंगे मंडे की क्लास में। ओके एवरीवन, एंड मोस्ट प्रोबेबली मंडे को आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। देन आई विल टेक ए टेस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट।